हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो डेली जो हमारी करेंट अफेयर्स की क्लास चल रही है सुबह सुबह, तो आप सभी को आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में आप सभी को हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए चलते हम अपने करेंट अफेयर्स की ओर, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है। और जो अभी चल रही है फॉर्म, जो CHSL का फॉर्म चल रही है, और बहुत सारे वैकेंसियाँ, और अभी जो एग्ज़ाम चल रही है MTS का, तो बहुत सारे वैकेंसियाँ आप लोगों के बीच आने वाली है। तो सभी में करेंट अफेयर्स जो होती है अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो आइए, जो आपका चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उस रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर में हम लोग जो करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, वो चलते हैं अभी जो हाल फिलहाल में क्या चल रही है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन माइज क्या है, मणिपुर क्या चीज, मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है। आप लोग जान रहे हैं कि मणिपुर में जो है जातीय हिंसा चल रही है। जातीय हिंसा क्योंकि हुआ जो है जाति के लेकर, समुदाय को लेकर कुछ आरक्षण दी गई थी, और आरक्षण को जो है लेकर कुछ जो आधा समुदाय हुआ चल रही थी, कुछ जातियाँ, उनको आरक्षण प्रदान कर दिया गया था कोर्ट द्वारा, और दूसरे जो वहाँ के समुदाय थे उनको आरक्षण नहीं दिया गया था, जिसके कारण दूसरे जो जिनको आरक्षण नहीं दिया गया था वो प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे। और इनका प्रदर्शन करने के लिए विरोध में उन्होंने मारपीट की, हड़प झड़प की, जिसके कारण हुआ काफ़ी ये जो आगजनी हुआ हिंसा है जो काफ़ी व्यापक रूप ले लिया है। और इस व्यापक रूप को जो अभी शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे और विस्तार होते जा रहा है। अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये जो हिंसा है मणिपुर में अभी इसका रोक उपाय नहीं हुआ है, अभी तक नहीं रोका गया है। और हाल फिलहाल में ही जो मणिपुर में है हिंसा को लेकर 40 इनकाउंटर हुई थी, क्योंकि वहाँ जो है धारा 355 लागू है, और इस धारा 355 के तहत जो हुआ BSF के जवान है, STRF है, सारा जवान हुआ जो है तैनात हैं। और जो ये हिंसा फैला रहे हैं उनको उग्रवादी कहा गया है, और जो ऐसा हिंसा फैला रहे हैं उनको डायरेक्ट इनकाउंटर करने की सरकार के द्वारा परमिशन दी गई है। तो हाल फिलहाल में 40 इनकाउंटर हो गई थी मणिपुर में, तो इनको लेकर कुछ विवाद हो गया। और ये जो मणिपुर में जो अभी हिंसा चल रही है, और इसमें जो कुछ हमारे ओलंपिक खिलाड़ी थे उन्होंने कहे थे अगर जो मणिपुर में शांति नहीं आई तो हम लोग जो मेडल है वो केंद्र सरकार को लौटा देंगे। तो इसको लेकर हमारे केंद्र के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वहाँ पहुँचे थे। 27 से 29 मई के दौरे पर मणिपुर में थे, और उन्होंने जो है जांच कमेटी बैठाई है। तो वो कौन जांच कमेटी बैठाई है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो मणिपुर जातीय हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है। तो जस्टिस अजय लंबा की जो अध्यक्षता है उसमें बैठाया गया है। तो आप जान लीजिए, ये जो मणिपुर में जो जांच बैठाई गई है यह 3 सदस्यीय जांच बैठाई गई है, 3 सदस्यीय जांच बैठाई गई है। और इनके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो जांच के अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड जज जस्टिस अजय लंबा हैं। कौन है? जस्टिस अजय लंबा है। और इनके साथ 2 और सदस्य हैं। वो 2 सदस्य कौन हैं? ये रिटायर्ड IPS हैं, रिटायर्ड IAS कौन है? हिमांशु शेखर। कौन है? हिमांशु शेखर। और जो दूसरे एक और हैं रिटायर्ड IAS, तीसरे नंबर के जो रिटायर्ड IAS कौन है? एक रिटायर्ड IAS आलोक प्रभाकर। कौन है? आलोक प्रभाकर।
आलोक प्रभाकर, इन तीनों जो जांच सदस्य है इन्हीं के द्वारा जो है जांच की जाएगी। और इसका जो रिपोर्ट आने वाला है, वो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आने वाला है। और 6 महीने में जो है इसकी रिपोर्ट आकर तैयारी हो जाएगी और इसमें पता चल जाएगा कि जो अभी जो मणिपुर में विवाद चल रही है वो किसको लेकर विवाद चल रही है, और वहाँ जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं जो वहाँ हिंसा फैला रहे हैं, और उनको पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। और यह 3 सदस्य हैं रिटायर्ड जज, यानी कि कोई भी हिंसा को अगर जो दबाना हो और कोई की हिंसा की अगर जो जांच कमेटी बैठानी हो तो उसमें रिटायर्ड जज होते हैं उन्हीं का कमेटी जो है बैठाई जाती है। तो ये 3 सदस्य हैं। और बता दीजिए मणिपुर के अगर जो हम सीएम की बात कर लेते हैं तो मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है ये बता दीजिए आप लोग, राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के राजधानी इम्फाल है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो अनुसूया हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसूया जो है मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनुसूया। तो इन्हीं के द्वारा जो बैठाई गई थी। और वहाँ के एक जो नेशनल हाईवे 2 है, दामोदर नेशनल हाईवे 2, मणिपुर में एक है दामोदर नेशनल हाईवे 2 नेशनल हाईवे 2 है, इनको पर जो है अवरोध लगा दिया गया था। तो केंद्र सरकार ने अपील की है कि यहाँ जो अवरोध लग गया था दामोदर नेशनल हाईवे 2, इसको लेकर के जो सरकार को काफ़ी हानि नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जितने भी वहाँ राहत की सामग्री भेजाई जाती थी वो प्लेन के माध्यम से भेजाई जाती थी, क्योंकि इम्फाल में जो दामोदर नेशनल हाईवे 2 है उन पर अवरोध लगा दिया गया था। और सरकार जो है यहाँ के जो गृह मंत्री बोल दिए हैं कि नेशनल हाईवे 2 पर जो है अब अवरोध खत्म किया जाए और यहाँ शांति स्थापित किया जाए। तो अमित शाह जी के द्वारा बताया गया था। तो क्या हमारा क्वेश्चन था, मणिपुर जातीय हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, तो जस्टिस अजय लंबा की अध्यक्षता में, ये रिटायर्ड जज है, इनकी अध्यक्षता में जो है ये मणिपुर के जातीय हिंसा की जांच की बात कही गई है। यह देखिए किस प्रकार से जो है मणिपुर में धू कर पूरा मणिपुर जल गया। और अभी तक मणिपुर में जो बताया गया ऑफिशियल रिपोर्ट इसके अनुसार 98 यानी 98 लोगों की जो है जान चली गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, रेल मंत्रालय ने उड़ीसा रेल हादसे की जांच में किस एजेंसी को करवाने की सिफारिश की है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के बालासोर जिले में जो है ट्रेन हादसा हुई है। और ट्रेन हादसा में ये जो ट्रेन हादसा हुई है 2 जून शाम 7 बजे जो ये हादसा हुई है, इसको लेकर के अभी काफ़ी जो है न्यूज में शोर चल रही है। और अभी जो है लगभग 300 से प्लस की जान गई है। लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट है इनमें जो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने बताए हैं कि अभी तक जो है 275 लोगों की जान गई है और 1175 लोग जो हैं इसमें घायल हैं। तो इस रिपोर्ट की जांच के लिए कि इसमें हादसा कैसे हुआ, अभी तक आप जानते हैं कि टोटल जो 19 रेलवे जोन है, कोलकाता मेट्रो को लेकर के टोटल अभी 19 रेलवे जोन है। 19 रेलवे जोन में मात्र एक रेलवे जोन में जो है कवच का प्रयोग किया गया था। यानी कि कवच का प्रयोग मतलब कि जो सुरक्षा ट्रेन की कवच होती है उसका प्रयोग किया गया है कि अगर जो कोई ट्रेन सामने है तो उसमें टकरा नहीं सकता है। यानी कि वो 300 मीटर 350 380 मीटर दूर पर ही वह ट्रेन रुक जाएगी। इसका सफल प्रयोग जो है 2022 ईस्वी में जो हमारे रेल मंत्री हैं, भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और उस समय के जो रेलवे के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा यह परीक्षण किया गया था। लेकिन अभी जो है उड़ीसा के बालासोर जिले में बहंगा जो स्टेशन है वहाँ एक्सीडेंट हुई है। तो इसमें जो है काफ़ी
हादसा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे हैं वो भी वहाँ जांच पड़ताल के लिए गए थे, देखने के लिए कि किस प्रकार से जो है रेलवे हादसा हुई है। तो रेल मंत्रालय उड़ीसा रेलवे हादसा की जांच की में किस एजेंसी, तो सीबीआई एजेंसी, कौन सी एजेंसी, सीबीआई एजेंसी जो है, सीबीआई एजेंसी, इसी के द्वारा जो है जांच करवाई जा रही है। आप लोग जानते हैं कि टोटल अगर जो डेथ की बात कर लेते हैं तो ये भी एग्जाम में पूछ देगा कि टोटल डेथ कितना हुई है, तो टोटल डेथ 275 ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन उतना बड़ा एक्सीडेंट यानी कि कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है उसमें से 17 बोगियाँ पलट गई थी, और मैं बताता हूं कि किस प्रकार से बोगी पलटी थी जो, और घायल व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो घायल व्यक्तियों की संख्या 1175 बताई जा रही है, कितना 1175 बताई जा रही है। और यह जो है अभी हम लोग बताए थे आपको कि टोटल रेलवे जोन की अगर जो बात कर लेते हैं, रेलवे जोन, तो टोटल रेलवे जोन की अगर जो बात कर लेते हैं तो टोटल 19 रेलवे जोन है, और एक रेलवे जोन में ही अभी तक कवच का प्रयोग किया गया था, और यशवंतपुर एक्सप्रेस। और बता देता हूँ इतना जो है रेल मंत्रालय द्वारा उड़ीसा हादसे में। और देख लीजिए यह जो है किस प्रकार से जो है इधर यह जो आपको दिखाई दे रही है यह मालगाड़ी लगा हुआ है, कौन गाड़ी, यह मालगाड़ी लगा हुआ है। और मालगाड़ी पर से क्या हुआ कि सिंगल हुआ जो बताई जा रही है कि कुछ का कहना है कि हुआ भी जो है रेलवे का जो पटरियां हैं उनमें काम अभी चल रही थी जिसके कारण यह हादसा हुआ है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह कहना है कि उनका वहाँ जो है सिग्नल खराबी थी, तो सिग्नल खराबी को लेकर के यह जो है हादसा हुई है। तो इसी को जांच के लेकर के जो है सीबीआई जांच जो है उड़ीसा के बालासोर जिले में जो ट्रेन हादसा हुई है उसमें यह जांच कमेटी लगाई गई है। अभी तक की अगर जो हम बात कर ले तो यह चौथा आज सबसे बड़ी हादसा रेलवे का है, और चौथा में सबसे अगर जो ज़्यादा मृत्यु दर अगर जो निकाले व्यक्तियों की तो यही उड़ीसा के बालासोर जिले में जो है सबसे अधिक मृत्यु हुई है। तो इधर मालगाड़ी लगी हुई है, इधर से आप देख रहे थे कि इधर जो है इधर रेलवे लाइन है, और मैं बात कर लेता हूँ इसमें स्पष्ट आपको दिखाई देगी। ये जो रेलवे लाइन है इस पर मालगाड़ी लगी हुई थी, इस पर मालगाड़ी यह देखिए इस पर यह जो है मालगाड़ी लगी हुई थी, और मालगाड़ी पर क्या, मालगाड़ी जो इधर साइड में लगी हुई थी तो इधर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रहा था। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को अचानक क्या हुआ कि ब्रेक लगी या सिग्नल प्रॉब्लम था या हुआ काम चल रही थी, यह भी जांच सीबीआई जांच द्वारा ये मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो है कुछ बोगियां जो है टूट करके जो है इस मालगाड़ी पर चढ़ गई। उधर से जो आया उधर से यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी, और यशवंतपुर एक्सप्रेस की जो स्पीड थी 126 किलोमीटर पर घंटा थी, और कोरोमंडल की जो स्पीड थी वो लगभग 225 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड थी। और इस स्पीड के कारण इनकी सारे बोगियाँ जो 17 बोगियाँ जो है, कुछ बोगियाँ मालगाड़ी पर चढ़ गई, इंजन जो है उछल करके मालगाड़ी पर चढ़ गई, और इधर से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस आई जिसके कारण इस पर जो है इसकी जो बोगियां हैं टोटल जो रेलवे लाइन है उस पर छितरा गई थी, जिसके कारण उधर से यशवंतपुर एक्सप्रेस आई और इसमें ठोक दी, और कवच का प्रयोग किया ही नहीं गया था, जिसके कारण हुआ जो है भारी हादसा हो गई है। भारी हादसा इसी को लेकर के जो है सीबीआई जांच एजेंसी जो है लाई गई है। कौन सी जांच एजेंसी? सीबीआई जांच एजेंसी। और अभी जान लीजिए कि अभी जो है वहाँ रेलवे कर्मचारी यानी रेलवे मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि 3.22 लाख जो है अभी रेलवे में खाली सीट है, और लगभग 2 लाख जो ऐसी हैं 2 लाख सीट हैं जो ग्रुप डी जो रेलवे को मरम्मत यानी रेलवे ट्रैक की जो मरम्मत करने की काम करते हैं, उसमें तो बहुत सारी वैकेंसियाँ भी रेलवे में आने वाली है। तो करेंट अफेयर्स में बताता हूँ कि करेंट अफेयर्स आपको जो है तैयारी बहुत खुल के करनी है, और क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आप इसी के साथ हमारे साथ जो है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर जो तैयारी चलती आ रही है उसके साथ आप भी तैयारी करें। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस का जो इस वक्त का थीम था वो क्या था? बीट थीम क्या था?
इसका थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो था इसका इस बार का थीम था। और बता देते हैं आपको कि इसमें अगर जो है, इसमें अगर जो हम बात कर लेते हैं बीट प्लास्टिक, तो इसमें क्या चीज़ अभी देख रहे हैं कि प्लास्टिक के कारण जो है हमारी पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रही है और पर्यावरण हमारी जो है काफ़ी दूषित हो रही है, जिसके कारण बीट प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को हटाने की बात कही गई है, ताकि हमारे जो मिनी प्लास्टिक है, मिनी प्लास्टिक जो है, मिनी प्लास्टिक के तहत हमारे रक्त में भी प्लास्टिक का प्रवाह होते जा रहा है, तो इसी प्लास्टिक को रोकथाम के लिए बात कही गई है। और इसमें जो मेजबानी करते हैं, ये जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, इसमें मेजबानी कौन कर रही है, तो इसमें मेजबानी देश कौन कर रही है, तो इसको बता दीजिए मेजबानी कौन कर रही है। तो कोटे डी साइबर, कोटे डी साइबर, कोटे डी साइबर जो है इसमें मेजबानी कर रही है। और इसका सहयोगी देश कौन है, तो सहयोगी देश जो है नीदरलैंड है। कौन? नीदरलैंड। यानी कि हर एक वक्त क्या होता है कि जब भी इसकी विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है तो एक देश को मेजबानी करना होता है। तो इस बार जो मेजबानी कर रही है कोटे डी साइबर, और इसका जो कोटे डी साइबर है, यहाँ लिख लीजिए, कोटे डी आइवर जो है इसका सहयोग कर रहा है, और नीदरलैंड जो मेजबानी किया है और नीदरलैंड जो है इसका सहयोग कर रहा है। 31 मई को आप लोग जानते हैं कि तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। क्या चीज़? तंबाकू निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस। उसके बाद अगर जो बात कर लेते हैं 4 जून को जो है आक्रामकता दिवस हम लोग मनाते हैं। क्या चीज़? आक्रामकता दिवस। यानी कि बच्चे जो लेबरिंग करते हैं उन पर आक्रामक की जाती है, यानी कि बच्चों पर जो है आक्रामकता की जाती है, उसी को लेकर 4 जून को मनाया जाता है। और 1 जून को आप लोग बता दीजिए विश्व दूध दिवस, यानी विश्व दूध दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 जून को हम लोग विश्व दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह देख लीजिए, सांसें में हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम, यानी कि बात कही जा रही है कि अब हम लोग पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हमको जो है प्लास्टिक इतना जो है मिनी प्लास्टिक यानी पॉलीथीन का हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे पर्यावरण काफ़ी दूषित हो रही है, उसको जलाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग पेड़ लगा करके हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी 2023 का विजेता कौन टीम रही है, तो विजेता जो है इसका भारत रही है। और विजेता टीम कौन है? विजेता की अगर जो बात कर लेते हैं तो विजेता भारत है। विजेता कौन है? भारत है। और हारा हुआ टीम कौन है, तो हारा पाकिस्तान है। हारा हुआ टीम कौन है? पाकिस्तान है। इंडिया ने फाइनल में 2-1 से हरा करके इन्होंने जीती है। और भारत जो है ये पुरुष जूनियर जो हॉकी कप है वो एक बार नहीं अभी तक 4 बार जीता है। कब जीता है, तो 2004 ईस्वी में भारत जीता है, 2008 ईस्वी में भारत जीते हैं, 2015 ईस्वी में और 2023 ईस्वी में। अभी तक जो है भारत जूनियर जो हॉकी कप है जो अभी तक 4 बार जीते हैं। और बता दीजिए भारत अभी कौन जीता है? एशिया कप, वुमेन एशिया कप, वुमेन एशिया कप अभी कौन जीता है, तो भारत जीता है। वुमेन एशिया कप कौन जीता है? भारत जीता है। अभी हाल फिलहाल जान रहे हैं आप लोग कि पाकिस्तान में जो है एशिया T20 एशिया कप होने वाला था, लेकिन भारत वहां जाने से मना कर दिया है। और भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका भी बोला है कि ये सही नहीं रहेगा भारत को पाकिस्तान जाना, इसीलिए जो है एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, दूसरे देश में इसका आयोजन
किया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने भी एक विरोध लगले कर ये दिया है कि T20 जो इस बार विश्व कप को होने वाली है उसका मेजबानी जो है भारत करने वाली है, भारत में होने वाली है। तो पाकिस्तान ने भी साफ मना कर दिया है कि अगर जो भारत में T20 वर्ल्ड कप हुई तो हम भारत खेलने नहीं जाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो तुम नहीं आओ। पाकिस्तान के सपोर्ट में एक भी देश नहीं आई है। तो ये और इंग्लैंड जान लीजिए जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, उसमें कौन जीता है? तो उसमें इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में जीता है। कौन जीता है? T20। और जानते हैं कि ये जो पुरुष एशिया जूनियर हॉकी जो है वो कहाँ आयोजन किया जा रहा था? तो आयोजन इसका कहाँ किया जा रहा था देख लीजिए। आयोजन जो है ओमान में किया जा रहा था। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा था? ओमान में किया जा रहा था। यह देखिए पुरुष जो जूनियर हैं उन्होंने हॉकी जीते हैं और ओमान के द्वारा इसे है पुरस्कार दिया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाशन जो हैं, इनकी जो है अमरेंद्र प्रकाशन जो हैं, अमरेंद्र प्रकाश जो हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल, यानी कि हमारे जो महारत्न कंपनी जो है इसकी जो है नई प्रबंधक बने हैं कौन? अमरेंद्र प्रकाश। और महारत्न कंपनी जो सेल है, सेल की स्थापना कब हुई है? तो सेल की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है। अगर जो इसकी मुख्यालय के हम लोग बात कर लेते हैं तो सेल का जो मुख्यालय है, सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और महारत्न कंपनी हम लोग जानते हैं कि अभी तक भारत में जो है टोटल महारत्न कंपनियां हैं। कितने कंपनियां हैं? टोटल महारत्न कंपनियां हैं। और बता दीजिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सतर्कता आयोग जो है उसके अध्यक्ष है। मनोज सोनी के बारे में आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के जो हैं अध्यक्ष हैं। और परवीन सूद जो जानते हैं सीबीआई, यह जो है सीबीआई के अध्यक्ष हैं। कौन? परवीन सूद। नेक्स्ट यही हैं हमारे जो अमरेंद्र प्रकाश जो हैं, यही स्टील के बने हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में पहला सौर शहर कौन बना है? तो सौर शहर यानी कि जो है मध्य प्रदेश में जो है अभी तक टोटल फुल्ली सौर शहर बनने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो सांची बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है? तो सांची। यानी सांची जो है टोटल फुल्ली अगर जो हम बात कर ले तो सोलर सिस्टम वाले बन गए हैं। यानी वहाँ जो है सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक घर में जो है ये सूर्य प्लेट लगा हुआ है और इसको जो है सूर्य प्लेट के थ्रू जो है बिजली दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ जो बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के सांची गांव में, तो सांची गांव में अगर जो हम बात कर लेते हैं तो यहाँ टोटल बिजली के अगर 3 मिलियन यूनिट, क्या चीज? 3 मिलियन यूनिट जो बिजली है, बिजली यूनिट की आवश्यकता है यहाँ। कितना बिजली की आवश्यकता है? 3 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है। लेकिन 5.6 मिलियन यूनिट यहाँ जो है यहाँ तैयार किया जा रहा है। कितना यूनिट तैयार किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि लगभग दुगना यूनिट जो है यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो फुल्ली सौर शहर बन गया है कौन? मध्य प्रदेश का सांची। और मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं लाडली बहन योजना। क्या चीज? लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब योजना कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। और बता दीजिए आप लोग क्या बताइए? मध्य प्रदेश की राजधानी तो सब चीज जानते हैं कि भुवनेश्वर है। यही देखिए सोलर सिस्टम वाला पूरा मध्य प्रदेश जो सांची का राज्य है। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो शालिनी सिंह जो है पहली ऐसी महिला बनी है जो पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाले एनसीसी कैडेट बने हैं। नंदिनी गुप्ता के बारे में जानते हैं, यानी 2023 में जो मिस इंडिया
इंडिया बनी है, कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। तो आपको याद करनी है नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया जो 2023 का है, कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट देख लीजिए, यही है शालिनी सिंह जो है पर्वतारोहण से करने वाली पहली एनसीसी महिला जो यह है वही है शालिनी। नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज 2023 युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आप लोग जानते हैं कि नाटो जो एक सदस्य है नॉर्थ अटलांटिक जो यहाँ के युद्धाभ्यास यानी अमेरिका का जो नाटो सदस्य देश है, इसमें टोटल 31 सदस्य देश हैं और यह आईरोस का विरोधी एक संगठन है। नाटो जो सैनिक संगठन है, इसमें भारत नाटो में भारत नहीं है। तो इसमें अभी जो है हाल फिलहाल में इसमें पहले टोटल 30 देश थे, हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं फिनलैंड, जो अभी तक नाटो के टोटल 31 सदस्य देश हो गए। और फिनलैंड के बगल में यानी फिनलैंड जो पड़ता है रूस का पड़ोसी देश है और वहाँ जो है यह जो है युद्ध आर्टिक युद्धाभ्यास जो है आर्टिक चैलेंज युद्धाभ्यास जो है किया जा रहा है फिनलैंड में। और इसको देखकर जो है रूस काफ़ी बौखला जाएंगे। तो रूस को जो है बढ़िया से दिमाग से काम लेनी है। तो ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो यह फिनलैंड में किया जा रहा है। नाटो के बारे में जान लीजिए। नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉर्थ ही जो है यहाँ का। और बता देते हैं इसमें जो अभी जो युद्धाभ्यास चल रहा है नाटो का युद्धाभ्यास, वो कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा है? तो आर्कटिक चैलेंज 2023 में है। कौन? आर्कटिक चैलेंज 2023 में जो चल रही है युद्धाभ्यास, वो युद्धाभ्यास। और यह युद्धाभ्यास जो है कहाँ चल रही है? तो फिनलैंड में चल रही है। कहाँ चल रही है? फिनलैंड में चल रही है। और जो 31वां नाटो का सदस्य देश है, 31वां नाटो का सदस्य देश है, कौन है? फिनलैंड है। अभी तक हम बात कर लेते हैं इस युद्धाभ्यास जो अभी आर्कटिक चैलेंज चल रही है, इसमें टोटल 24 देशों ने भाग लिया है। कितना? टोटल 24 देशों ने भाग लिया है इसमें। और नाटो की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि जब दूसरे विश्व युद्ध जब 1935 से लेकर 1945 ईस्वी तक हुआ था, तो उसके बाद पूरे जो संसार है दो खेमों में बंट गई थी, एक पूंजीवादी एक समाजवादी। तो पूंजीवादी में अमेरिका था और समाजवादी में रूस था। इसी को लेकर जो है काफ़ी विवादें चल रही थी और इसी को जो है अपना एक संगठन अमेरिका ने बनाया जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। और नाटो की जो है स्थापना अगर जो बात बता देते हैं तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी और नाटो की स्थापना हुई थी। और इसको अगर जो हम बात कर लेते हैं कि इसका नाटो की अगर जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कौन? नाटो की मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम। यही जो है रूस की जो फिनलैंड में जो चल रही है युद्धाभ्यास यही है। और वहाँ जो है काफ़ी अमेरिका जो है बम बरसा रहे हैं इस युद्धाभ्यास में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिर्देशक कौन बने हैं? तो बता दीजिए आप लोग कौन बने हैं? तो है इसका बता दीजिए। हाल फिलहाल में जो भारतीय भूवैज्ञानिक हैं उनका जो है कौन बने हैं? तो यहाँ मिस टाइपिंग हुई, जनार्दन यहाँ होना चाहिए। क्या चीज़? जनार्दन प्रसाद जो हैं हाल फिलहाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिर्देशक का सदस्य बने हैं। आप लोग जानते हैं कि जो है इसका जो है यह भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल जो सर्वाइव है उसका 52वां सदस्य है। कौन है? 52वां। और 51वां की अगर जो बात कर लेते हैं 51 नंबर के कौन थे? तो एस राजू थे। इनका जो थे ये 51वां सदस्य थे। और अगर जो हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक के महानिर्देशक कौन थे? महानिर्देशक की अगर जो हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक विज्ञान के जो महानिर्देशक सबसे पहले थे, तो सबसे पहले कौन थे? एलेक्जेंडर
कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक के थे और ये भूवैज्ञानिक के जो है अभी बने हैं जनार्दन प्रसाद। तो इन्हीं जब ये भारत में 1852 ईस्वी में जो भारत में इन्होंने रेल बिछा रही थी तो उस समय हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिली थी और इन्होंने मोहर के महत्व समझकर कि इनको बिक दी, वो मोहर को बिक दिया और इसको महत्व को नहीं समझे। लेकिन बाद में जो है हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता निकली। तो ये सबसे पहले जो है इन्होंने सबसे पहले जो है पुरातात्विक के महानिर्देशक बने और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी भूमि के अंदर जो खोजा जाता है धातु उसका जो है अभी महानिर्देशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद जो बने हैं वो 52वें नंबर के हैं। इससे पहले 51वां नंबर के कौन थे? एस राजू थे। यही है जनार्दन प्रसाद जो अभी हाल फिलहाल में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण बने हैं। तो इसी के साथ जो मेरा करंट अफेयर्स है आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अगर जो अच्छी लग रही होगी हमारी करंट अफेयर्स तो इसको आगे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे जो है हमारा सपोर्ट मिल सके, जिससे मैं और बहुत बढ़िया वीडियो बना पाऊँ। और मैं स्टैटिक का धीरे धीरे देख ही रहे होंगे कि स्टैटिक का जो मेरा वीडियो है वो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर ही जा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो कोई जितना भी यहाँ जो टॉपिक बताई जाती है वो बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ बताई जाती है, एकदम प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया टोटल बताई जाती है स्टैटिक वाले में। तो इसी के साथ इतना ही और आपसे मैं कल मुलाकात करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।